एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है एशियन पेंट से दैट दे विल बी डूइंग अ प्राइस हाइक ऑफ अराउंड 3 to 4% ऑन देयर प्रोडक्ट्स इन द मंथ ऑफ मे। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर टू अंडरस्टैंड इज कि एशियन पेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स पे अप्रैल के महीने में भी करीबन 5 to 6% का प्राइस हाइक लिया है। तो इतने कम अंतराल में 2 से 3 महीने में अगर 10 से 11%, 10 to 11% से अगर पेंट्स के प्राइजेस जो एंड प्राइजेस रिटेल प्राइजेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। एंड एशियन पेंट्स बीइंग अ मार्केट लीडर इन द पेंट सेक्टर, जो बाकी जो कंपनीज है छोटे बड़े, दे विल फॉलो सूट एज वेल। तो पेंट्स के आपको जो भी प्राइसेस दिखेंगे अगले 1 महीने में वो काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, राइट। एंड द रीज़न इज़ वेरी एविडेंट। पेंट्स के प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं, 11% का प्राइस हाइक क्यों लिया है? क्योंकि जो कॉग्स है, मतलब जो इनपुट प्राइसेस है, जो रॉ मटेरियल्स है, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एक रॉ मटेरियल है उनका, वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कंपाउंड्स विच गोज इनटू पेंट्स। तो ये साउथ कोरिया से इंपोर्ट होता है। एंड द फैक्ट दैट रुपी काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है डॉलर के सामने, तो इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो जितना भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड इंपोर्ट हो रहा है वो काफ़ी महंगे दामों में इंपोर्ट हो रहा है। तो इट मेक्स अराउंड 15 to 20% ऑफ द कॉग्स इन द पेंट इंडस्ट्री। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम साउथ कोरिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। दूसरा, तो जो भी क्रूड डेरिवेटिव्स है विच फॉर्म अराउंड 50% ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर, उनके जो प्राइजेस बढ़े हैं, आई मीन जो ऑयल के प्राइजेस बढ़े, क्रूड के प्राइजेस बढ़े हैं, तो क्रूड के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, उनके प्राइजेस बढ़े हैं। तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है उनके प्राइस स्ट्रक्चर का। तो मेजर चीज़ या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझने हैं कि जैसे द प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड, इट इमीडिएटली पास्ड ऑन द प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स और द इंक्रीज प्राइजेस टू द एंड कस्टमर। मतलब प्राइस हाइक जो है, प्राइस, इससे बहुत क्लियर कट दिखता है कि जो पेंट सेक्टर है या फिर पेंट कंपनीज है, उनमें प्राइसिंग पावर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे पिछले 10 साल का, तो इट फ्लक्चुएट्स ओनली बिटवीन 18 to 22%। उससे कुछ ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। तो काफ़ी सॉलिड प्राइसिंग पावर होता है पेंट्स इंडस्ट्री में। एंड काफ़ी ईजिली अपने increase in the prices of raw materials are passed on to the end customer, right? तो अगर एक larger overview दूँ पेंट इंडस्ट्री का, तो करीबन 75% जो होता है वो डेकोरेटिव पेंट्स होता है, right? And this sector is growing by around 12 to 13%, 1.5x of the nominal GDP, no, real GDP of India। तो इंडिया का रियल GDP करीबन 7-8% से ग्रो हो रहा है। तो करीबन 12% से पेंट सेक्टर ग्रो हो रहा है। और इसका मेजर कारण तो ये डेकोरेटिव सेगमेंट ही है। तो 75% ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम डेकोरेटिव सेगमेंट। डेकोरेटिव सेगमेंट वो होता है जो B2C सेगमेंट होता है, मतलब इट्स हाई मार्जिन, ब्रांड ड्रिवन। तो मतलब जो भी हम घरों में पेंट लगाते हैं वो इट इज़ द डेकोरेटिव सेगमेंट। 25% जो है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट होता है। इट्स अगेन अ B2B बिजनेस। इट इज़ हाई वॉल्यूम लो मार्जिन। तो वी नीड टू लुक एट कंपनीज विच आर नॉट इन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो जैसे कंसाई नेरोलैक, जितना मुझे याद है, इट कम्स इन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ 12%, 14% के होते हैं। इतना कुछ ज़्यादा इनको मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप नहीं मिलता है जितना एक एशियन पेंट्स जैसी कंपनी को मिलता है जो B2C या फिर डेकोरेटिव सेगमेंट में ऑपरेट करती है। तो 12% का ग्रोथ है सेक्टर का, एंड इट इज़ प्राइमरली कमिंग फ्रॉम द डेकोरेटिव सेगमेंट। दो कारण है या फिर दो ट्रिगर्स है। एक तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, तो जितने नए घर बनेंगे तो उतना ज़्यादा पेंट लगेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चेंज बिहेवियर में जो हुआ है इंडियन कंज्यूमर के, वो ये है कि जो रीपेंटिंग साइकिल है, जो करीबन 10 to 12 ईयर्स का हुआ करता था, मतलब घर लेने के 10 से 12 साल के बाद पेंट लगाते थे लोग, अभी वो कम होके करीबन 4 to 5 ईयर्स हुआ है। तो जो आपको एंट्रीज दिख रहे हैं या फिर बहुत सारे जो जैसे बिरला ओपस जैसी कंपनी बहुत रिसेंटली पेंट सेक्टर में आई, उसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कि ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस सेक्टर का, प्लस बिहेवियर जो है वो अच्छा हो रहा है, मतलब सेक्टर के ग्रोथ के पक्ष में हो रहा है। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सो मेनी कंपनीज जैसे JSW, डुलक्स है या फिर बिरला ओपस, जैसे मैंने कहा, टू कम इन टू द पेंट सेक्टर इज ROCs आर रियली गुड। तो ये सेक्टर जो है इट वर्क्स ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो 75% डेकोरेटिव है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क B2C है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डीलर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। और आप जब एक अच्छा डीलर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाते हो और आपके प्रोडक्ट्स पर डिमांड होती है, तो एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे काम करते हो। मतलब डीलर जो है वो पहले पैसे आपको देता है एंड फिर आप उसको माल देते हो। मतलब जो बल्कि या फिर लंपी B2B सेल्स जैसे होता है कि आप बड़े बड़े कंपनीज को माल बेच रहे हो और फिर आपको जो कंपनी है वो बोल रही है कि आप 15 दिन के बाद पेमेंट रिलीज़ करेंगे, 25 दिन के बाद पेमेंट रिलीज़ करेंगे, 50 दिन के बाद पेमेंट रिलीज़ करेंगे, वो वैसे नहीं होता है यहाँ पे। तो एक बहुत द फैक्ट दैट B2C एक नेटवर्क होता है, एक स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क होता है, तो डीलर्स जो होते हैं वो
दे पे यू फर्स्ट एंड फिर आपके पास से माल उठाते। तो एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यू नो, ROCs 25% 30% होने का। तो ROC इज़ नथिंग बट EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर कम पैसा, जो डिनोमिनेटर जो है कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर कम पैसा आपके बिजनेस में फंसता है और आपका EBIT जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मैं 18 to 22% की बात कर रहा था, वो अगर स्टेबल रहता है और अच्छा रहता है और उतना ही रहता है, तो आपका जो ROC है वो काफ़ी अच्छा होता है। दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज न्यू एंट्रेंस इनटू दिस सेक्टर, बिकॉज ग्रोथ ऑफ द सेक्टर इज़ वेरी गुड एंड ROC इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रॉर्डनरी इन दिस सेक्टर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो वी कुड सी अ रैली इन द पेन स्टॉक फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एटलीस्ट, राइट। सो जैसे FMCG होता है या फिर यू नो सिगरेट्स के स्टॉक है, सिगरेट्स पे भी वो टैक्स लगा, बट यू नो बहुत काफ़ी आसानी से VST ने या फिर गॉडफ्री फिलिप्स ने वो जो टैक्सेस है, जो इंक्रीज प्राइजेस है अपने यू नो जहाँ पे पे कर रहे हैं टैक्सेस में पे कर रहे हैं, वो एंड कस्टमर को पास ऑन कर दिए। और गॉडफ्री फिलिप्स VST वगैरह के अगर आप स्टॉक प्राइसेस देखो वो भी रैली कर रहे हैं। सेम चीज़ FMCG में होगी। तो इन्फ्लेशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। तो जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है, इनपुट प्राइसेस है, पाम ऑयल के, सनफ्लावर ऑयल के, ये सब प्राइसेस बढ़ेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका जो भुगतान करना पड़ेगा वो एंड कस्टमर को ही करना पड़ेगा। कंपनीज जो है इनके पास प्राइसिंग पावर होता है, काफ़ी इजीली ये लोग जो है ना इंक्रीज ऑफ प्राइसेस जो होते हैं वो एंड कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर भेज देते हैं प्राइसेस को, राइट। सो द नेक्स्ट कंपनी और द नेक्स्ट सेक्टर दैट वी टेक अप इज ऑनिक्स सोलर। ऑनिक्स सोलर का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे पिछले 2 महीने में 250 से ऑलमोस्ट 1000 टच कर रहा है। ऑनिक्स सोलर एक सोलर कंपनी है। आपको एक मैसिव यू नो रैलीज जो है ना सोलर कंपनीज में भी दिख रही है। थोड़ा सिलेक्टिव है बट यू नो सोलर सेक्टर काफ़ी एक जो पहले मरा पड़ा सा सेक्टर था 2 महीने पहले, काफ़ी अच्छा रैली कर रहा है। तो ऑनिक्स सोलर जो है स्टॉक प्राइस जो है करीबन यू नो 250 से 1000 में ट्रेड कर रहा है पिछले 3 महीने का। अगर मैं आपको डेटा बताऊँ तो करीबन एक यू नो छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, राइट। और ये कंपनी जो है वो EPC बिजनेस में है। तो क्या होता है, थोड़ा मैं सोलर का वैल्यू चेन समझा देता हूँ आपको। तो सोलर में यू नो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सोलर मॉड्यूल होता है, उसके बाद EPC होता है। EPC मतलब इंस्टॉलेशन ऑफ दोस मॉड्यूल्स। तो आपने एक सीमेंट की फैक्ट्री ली है या स्टील की फैक्ट्री ली है और आपको ग्रिड से पावर नहीं चाहिए, आपको यू नो आपका एक सोलर प्लांट लगाना है, तो आप ऑनिक्स सोलर जैसे कंपनी को बुलाइए, वो आपको एक अच्छे से प्लांट लगा के दे देगी। तो वो EPC काम होता है, इंस्टॉलेशन का काम होता है, राइट। बट इंस्टॉल करोगे क्या, सोलर पैनल्स ही तो इंस्टॉल करोगे ना। तो सोलर पैनल्स जो होते हैं वो एक एंड प्रोडक्ट होता है। सोलर पैनल्स बनाने के लिए आपको सोलर सेल्स की ज़रूरत होती है और सोलर सेल्स जो बनते हैं वो पॉलीसिलिकॉन से बनते हैं, राइट। तो अगर आप पिछले 5 साल में 2020 के बाद का सिनारियो देखोगे तो बहुत सारे इंडियन कंपनीज, जो इंडियन सोलर कंपनीज है, वो प्रिडोमिनेंटली सोलर मॉड्यूल्स ही बनाते हैं। जो एंड प्रोडक्ट है वो सोलर मॉड्यूल जो है वही बनाते हैं। और वो सोलर मॉड्यूल्स बनाते कैसे, चाइना से भर भर के सोलर सेल्स के वो ना नॉकडाउन किट्स लेके आते हैं, सोलर सेल्स लेके आते हैं और उसको असेंबल करके सोलर मॉड्यूल्स बना देते हैं और US को एक्सपोर्ट कर देते हैं और मतलब डोमेस्टिकली भी यूज़ करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी क्लियर है अभी, तो इसमें थोड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो 2 हेडविंड्स अभी आ रहे हैं सोलर यू नो सेक्टर में, सोलर कंपनीज के लिए, बट उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो चीज़ काफ़ी क्लियर हो रही है कि जो सोलर सेल्स है, जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी होती है वो सोलर सेल्स में होती है। और यू नो बहुत न्यूज़ आ रही है कि चाइना जो है अपने सोलर सेल्स का एक्सपोर्ट बहुत जल्द बंद करने वाला है, US को बंद करने वाला है। और जो US को ना शिपमेंट करने वाले, जैसे इंडिया के डेस्टिनेशन, इंडिया कंबोडिया जैसे ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं उनको, मतलब एक ना इंटरमीडियरी होता है जो यहाँ से माल खरीद के यहाँ पे बना के US को ना सप्लाई करता है। तो उनके ऊपर भी नज़र रख के वहाँ पे भी एक्सपोर्ट बैन्स लेके आ सकता है। तो अगर कोई यू नो इंडिया में, कंबोडिया में, वियतनाम में चाइना के सेल्स लेके पैनल्स बना रहा है, सोलर पैनल्स बना रहा है और US को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनके ऊपर बैन आ सकता है। तो एक मेजर हेडविंड चाइना से आ रहा है कि दे डोंट वांट टू सप्लाई द सोलर सेल्स विच दे हैव बीन सप्लाइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो दिस इज वन थिंग। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि यार ये बहुत हो गया, तुम लोग सोलर मॉड्यूल्स बनाते हो और वो भी सब चाइना के ऊपर, चाइना से इंपोर्ट करके बनाते हो, पूरा डिपेंडेंस तो चाइना का ही है। और फिर ये पूरा इकट्ठा करके असेंबल करके एक्सपोर्ट करते हो और फिर चिल्लाते हो कि हम जीत गए। तो ये नहीं चलेगा, सोलर सेल्स भी आपको बनाना पड़ेगा,
राइट। तो आपको ऐसे कंपनीज देखने चाहिए जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे प्रीमियर एनर्जीज एक कंपनी है, वारी एनर्जी एक कंपनी है जो बैकएंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ऑनिक्स जो है, ऑनिक्स सोलर जो है, ये बेसिकली ईपीसी कंपनी है, ये इंस्टॉलेशन में है, मतलब एंड प्रोडक्ट के बाद का जो पूरा माल लगाने का काम आता है, सोलर प्लांट बनाने का काम आता है, वहां पे है ये कंपनी। और ये कंपनी भी बैकएंड इंटीग्रेट कर रही है, करीबन 300 करोड़ का राइट्स इशू किया है, और ये कंपनी सोलर मॉड्यूल्स बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये ऑलरेडी एक बहुत क्राउडेड मार्केट है और ये सोलर मॉड्यूल्स बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में शेयर होल्डिंग भी देखोगे, स्टॉक प्राइस इतना ऊपर गया है, शेयर होल्डिंग भी देखोगे तो प्रमोटर काफ़ी स्ट्रांग है, करीबन 70-72% का स्टेक प्रमोटर्स का। कोई एफआईआई डीआई नहीं है, इट इज़ ओनली रिटेल विच इज़ पंपिंग द स्टॉक टू द नेक्स्ट लेवल। तो काफ़ी ज़्यादा, करीबन 8500 रिटेल इन्वेस्टर्स है एंड दे हैव टेकन द स्टॉक टू द मून राइट नाउ। तो दिस इज़ अबाउट ओनिक्स सोलर एंड द सोलर सेक्टर। तीसरी एक चीज़ डिस्कस करनी थी, वो ये है कि यूएस में करीबन 650 बिलियन का डेटा सेंटर्स के लिए केपेक्स घोषित हुआ था जनवरी में। तो ये जो भी हाइपर स्केलर्स है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, 650 बिलियन दे आर इन्वेस्टिंग इन कमिंग अप विद डेटा सेंटर्स। बट द प्रॉब्लम इज कि यूएस के पास ग्रिड है नहीं। आपको डेटा सेंटर बनाना है बट पावर कहाँ से आएगी? मतलब आपको मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है बट उसका पावर नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कितना भारी वाला मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो? तो देयर इज़ नो पावर, द ग्रिड इज़ रनिंग ऑन अ शॉर्टेज एंड ग्रिड का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने बोला, एक पॉलिसी लेके आ गई विच इज कॉल्ड एज BYOP, बाय योर ओन पावर, मतलब खुद अपने पावर का खुद इंतजाम करो। तो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि सीमेंट प्लांट्स या फिर सीमेंट के जो प्लांट्स होते हैं, स्टील के प्लांट्स होते हैं, वो लोग सोलर प्लांट्स लगा देते हैं पीछे और खुद का पावर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वहाँ पे डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं, वहाँ पे खुद का पावर सोर्स इस्तेमाल करके वो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, राइट। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जो भी छोटे जो पावर प्लांट्स लग रहे हैं और डेटा सेंटर के लिए जो भी पावर बैक प्लांट्स लग रहे हैं, उनमें जो पावर इक्विपमेंट्स है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है अब्रप्टली एंड सप्लाई उतनी है नहीं। तो बहुत सारे कंपनीज जैसे आज़ाद इंजीनियरिंग, टीडी पावर सिस्टम्स, ये लोग जो है वो टर्बाइंस सप्लाई करते हैं जो कि वो पावर प्लांट्स में जा सके और वो डेटा सेंटर्स जो है वो पावर हो सके। बट इनका जो लीड टाइम है ये टर्बाइंस का, ये जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, ये 12 मंथ्स 14 मंथ्स पे चल रहा है, क्योंकि उतना ज़्यादा डिमांड है। और ये जो भी कंपनीज़ है जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स है नहीं मार्केट में, क्योंकि आपको बहुत वक्त, वहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, बहुत सारे मतलब बैरियर्स टू एंट्री काफ़ी मुश्किल है यूएस मार्केट में, स्पेशली इन द डेटा सेंटर एंड दी पावर बैक डेटा सेंटर स्पेस। तो इसके वजह से इफ़ यू सी आज़ाद इंजीनियरिंग, टीडी पावर सिस्टम्स, वेल्सपन कॉर्प, ये जो है बहुत जल्दी ये लोग केपेक्स अनाउंस करेंगे एंड दैट्स व्हाई इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द स्टॉक प्राइसेस ऑफ दीज कंपनीज, दे आर गोइंग अप एंड काफ़ी एक स्ट्रक्चरल थीम दिख रही है फॉर द वे थिंग्स आर मूविंग राइट नाउ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।